अगला टॉपिक आगे बढ़ते हैं। तो जो अगला टॉपिक है वो है लघु उत्तरी में आएगा ये सवाल, पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची किसे कहते हैं, ये लघु उत्तरी में आएगा। 100 शब्दों में लिखने में के लिए आपको ये सवाल आ सकता है कि पांचवी अनुसूची का संबंध कैसे है। तो पांचवी अनुसूची जो है कहलाती है, उसका नाम है अनुसूचित क्षेत्र। क्या कहलाता है, क्या बोलते हैं पांचवी अनुसूची को? अनुसूचित क्षेत्र, शेड्यूल एरिया। क्या बोला जाता है? शेड्यूल एरिया। पांचवी अनुसूची को बोला जाता है पहली बार शेड्यूल एरिया। ये जो अनुसूचित क्षेत्र है यह जनजाति कल्याण के लिए बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया है? अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए। अनुसूचित से आप ये मत समझना कि अनुसूचित जाति के लिए बनाए गए हैं। अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी के कल्याण के लिए, जनजाति कल्याण के लिए, जनजातियों को के जो नागरिक है उनके नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए, जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए यह जनजाति अनुसूचित क्षेत्र संविधान में पांचवी अनुसूची में क्या है? वर्णित है। इन क्षेत्र को अधिसूचित करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति को है। अर्थात कौन से क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र में आएंगे ये कौन अधिसूचित करेगा? तो ये पावर किसके पास है? अधिसूचित करने का पावर जो है अधिसूचित करेगा कौन? तो अधिसूचित करेगा आपका राष्ट्रपति करेगा। पहली चीज, ये कौन से क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र में आएंगे? अर्थात ऐसे जनजाति बाहुल्य क्षेत्र जहां पर जनजाति विकास के लिए कोई प्लानिंग करना है, योजना बनाना है, तो वहां पर वहां के स्थानीय नागरिकों को ही संविधान की पांचवी अनुसूची के तहत कोई कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए हैं। ये कहलाते हैं आपके अनुसूचित क्षेत्र। तो अनुसूचित क्षेत्र कौन घोषित करता है? तो ये राष्ट्रपति घोषित करता है। अब दूसरी चीज कि अनुसूचित क्षेत्र है कितने हैं? तो 10 राज्यों में है ये अनुसूचित क्षेत्र। 10 राज्यों में स्थित है। कितने राज्यों में स्थित है? 10 राज्यों में। अति लघु उत्तरी में कभी ये भी सवाल आ सकता है कि पांचवी अनुसूची में वर्णित 10 अनुसूचित क्षेत्रों के नाम लिखो। एक अलग से भी सवाल बन सकता है। तो इसको याद रखने का तरीका बहुत ही आसान है। जो आपका अविभाजित मध्य प्रदेश हुआ करता था सन 2000 में, 1 नवंबर 2000 को जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जब कंबाइंड थे तो मध्य प्रदेश की सीमा जो है 8 राज्यों को छूती थी। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। वो यदि आपको 8 राज्य याद हैं तो आप आसानी से इसको कर सकते हो। जैसे सबसे पहले कौन सी थी छूती है? राजस्थान। तो ये राजस्थान। उत्तर प्रदेश में कोई ट्राइबल एरिया नहीं है तो वहां नहीं आएगा। यूपी को हटा देना। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो बिहार में पहले आता था अनुसूचित क्षेत्र, लेकिन अब जो है उसकी जगह पर क्या हो गया? झारखंड आ गया। झारखंड में क्या है? अनुसूचित क्षेत्र, जनजाति बाहुल्य, वहां चला गया। तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश हटाना, बिहार की जगह झारखंड। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार। उड़ीसा अपनी जगह ही रहेगा। आंध्र प्रदेश अपनी जगह ही रहेगा। आंध्र प्रदेश से तोड़कर बनाया गया है तेलंगाना, वो भी एक नया सम्मिलित हो जाएगा। महाराष्ट्र भी रहेगा जो कि वर्तमान मध्य प्रदेश की सीमा से भी जुड़ता है। गुजरात भी रहेगा और इसके अलावा आपका हिमाचल प्रदेश रहेगा। हिमाचल प्रदेश रहेगा और मध्य प्रदेश की सीमा को विभाजित करके जो बनाया गया आपका छत्तीसगढ़, वो भी रहेगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे कितने राज्य हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक आपका हिमाचल प्रदेश हो गया। और इस प्रकार राजस्थान, उत्तर प्रदेश की जगह आपका हो गया झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और एक मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी जनजाति बाहुल्य सबसे ज्यादा। तो इस प्रकार ये आपके 10 राज्य हो गए। अर्थात मध्य प्रदेश की सीमा से लगे राज्य यदि आपको याद है तो सिर्फ आपको उसमें हिमाचल प्रदेश अलग से याद रखना है। तो 10 राज्य आप आसानी से याद रख सकते हैं। अर्थात इन 10 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र स्थित हैं। इनका इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा रहेगा। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। तो 10 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र आपके स्थित हैं। ठीक है। अगला जो आएगा आपका कि आखिर इन ये जो क्षेत्र हैं
अनुसूचित जो क्षेत्र है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किए जाते हैं, तो इसमें आखिर ऐसा क्या पावर मिलता है, आखिर ऐसा क्या पावर मिलता है कि जनजाति कल्याण या जनजाति विकास होता है? तो राज्यपाल को यहाँ पर विशेषाधिकार मिलते हैं। क्या मिलते हैं? राज्यपाल को क्या मिलते हैं? विशेषाधिकार मिलते हैं। क्या विशेषाधिकार है? तो राज्यपाल को ये विशेषाधिकार है कि जनजाति कल्याण के लिए वो क्या कर सकता है? जनजाति कल्याण परिषद की स्थापना कर सकता है। जनजाति सलाहकार परिषद बना सकता है 20 सदस्यीय। 20 सदस्य मनोनीत होंगे किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। जनजाति सलाहकार परिषद का क्या कर सकता है? वो निर्माण कर सकता है। ये चीज आपको याद रखना है। इसके अलावा जनजाति कल्याण के लिए एक वार्षिक रिपोर्ट वो राष्ट्रपति को देगा। और किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। और राष्ट्रपति उसे कहाँ रखेगा? संसद में रखेगा। अब ये जो जनजाति कल्याण जनजाति सलाहकार परिषद है, जनजाति कल्याण परिषद है, जो 20 सदस्य है, जो कि राज्यपाल के द्वारा मनोनीत है, ये क्या करेगी? ये परिषद ही अनुसूचित क्षेत्रों के कल्याण के लिए क्या बनाएगी? लॉस बनाएगी, कानून बनाएगी, विकास की क्या करेगी? व्यवस्था करेगी। अर्थात जो भी जनजाति कल्याण के कार्य उस क्षेत्र में किए जाना है, वहां पर केंद्र का कोई कानून, राज्य का कोई कानून लागू नहीं होगा बिना राज्यपाल की अनुमति के। तो ये भी ध्यान रखना है कि केंद्रीय कानून और राज्य का कानून, केंद्र तथा राज्य का कानून के लिए किसकी अनुमति आवश्यक है? वो अनुमति आवश्यक है आपकी राज्यपाल की। बिना राज्यपाल की अनुमति के इन क्षेत्रों में कोई भी कानून केंद्र का और राज्य का लागू नहीं होगा। इनके लिए अलग से कानून ये खुद बनाएंगे जनजाति सलाहकार परिषद के माध्यम से। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, यदि कॉन्सेप्ट दिमाग में रख लो तो कुछ भी नहीं है कि अनुसूचित क्षेत्र अर्थात वे जनजाति बाहुल्य क्षेत्र जहां पर जनजातियों का बाहुल्य ज्यादा है। ऐसे 10 राज्य क्या किए गए हैं? इंडिकेट किए गए। 10 राज्यों के वे क्षेत्र जहां पर, जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो छिंदवाड़ा है, आपका झाबुआ है, मतलब ऐसे क्षेत्र जो इन क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों को क्या बोला गया? शेड्यूल एरिया बोला गया। इनके लिए स्पेशल राइट्स किसको मिले हैं? राज्यपाल को मिले हैं। राज्यपाल की अनुमति के बिना यहाँ पर कोई भी केंद्र का कानून या राज्य का कानून लागू नहीं हो सकता है। तो राज्यपाल अब कैसे शासन व्यवस्था करेगा यहाँ की? तो राज्यपाल जनजाति सलाहकार परिषद के माध्यम से, जो कि 20 सदस्य होती है, उस सदस्यों को क्या करेगा? मनोनीत करेगा और उसके माध्यम से क्या करेगा? इस क्षेत्र की व्यवस्था को क्या करेगा? संभालेगा। सभी बच्चे जो है शेयर को शेयर कर दीजिए। बार बार बोलना पड़ता है, हर बार बोलना पड़ता है, रोज बोलना पड़ता है कि लेक्चर को क्या करें? शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, बच्चे आज भी कम है, 20 बच्चे ही ऑनलाइन है। थोड़ा आप लोगों ने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट मेरे को नहीं लगता कि लगाए हैं बच्चों को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो किसी भी दिन क्लास 15 से कम हो जाएगी मेरे को लग रहा है। चलिए, तो इन्हें क्या बोला जाता है? आपका अनुसूचित क्षेत्र कहा जाता है। तो अनुसूचित क्षेत्र क्या है? तो अनुसूचित क्षेत्र जनजाति कल्याण के लिए बनाए गए वो अनुसूचित क्षेत्र हैं जो कि 10 राज्यों में स्थित हैं। इन राज्यों को अधिसूचित करने का जो पावर है वो राष्ट्रपति को है। और इन क्षेत्रों में राज्यपाल को स्पेशल राइट्स मिले गए हैं। बिना राज्यपाल की अनुमति के केंद्र तथा राज्य का कोई कानून इन क्षेत्रों में लागू नहीं होता है। तो फिर कैसा कानून बनाएगा? तो कानून ये खुद बनाएंगे जनजाति सलाहकार परिषद या जनजाति कल्याण परिषद के माध्यम से। जनजाति सलाहकार परिषद या जनजाति कल्याण परिषद के माध्यम से क्या करेंगे? ये इन क्षेत्रों के लिए क्या बनाएंगे? कानून बनाएंगे। जो 20 सदस्य होंगे वो मनोनीत होंगे किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। क्षेत्र के लोगों को क्या किया जाएगा? मनोनीत किया जाएगा। इस आधार पर यहाँ की पूरी व्यवस्था जो है, विकास कार्यक्रम जो है ना, सब क्षेत्रीय विकास जो है ये इस परिषद के माध्यम से संपन्न होगा। अर्थात सरकार के अंदर सरकार है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और जनजातियों की अपनी एक और सरकार है। अर्थात सरकार के अंदर सरकार है, एक प्रकार से अनुसूचित क्षेत्र देखा जाए। ठीक है, तो ये एक प्रकार से अलग एक अवधारणा है हमारे लिए। तो ये आपके हो गई 5वीं अनुसूची। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा संविधान की 6ठी अनुसूची के बारे में। इसका सभी लोग
स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप 20 लोग जो दिख रहे हो 20 के 20 भी शेयर कर दोगे तो भी, कल भी मात्र 13 बच्चों ने शेयर किया था, जबकि ऑनलाइन कम से कम 30 बच्चे आते हैं। और मेरा जहाँ तक व्यू है 20 बच्चे तो जब भी लगातार देखते हैं, पर 20 के 20 भी बच्चे शेयर नहीं करते हैं लेक्चर को। शेयर करने में क्या दिक्कत आती है मुझे ये समझ में नहीं आता। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। कुमावत जी, विकास कुमावत जी, विद्या फर्स्ट के डायरेक्टर, नमस्कार सर। विद्या फर्स्ट के डायरेक्टर सुनील कुमावत जी का स्वागत है परफेक्शन पीएससी अकादमी में। इनकी प्रेरणा से ही ऑनलाइन लेक्चर मैंने लेना शुरू किए हैं। सुनील कुमावत जी, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? आपका स्वागत है परफेक्शन पीएससी अकादमी में, सुनील कुमावत जी। चलिए, तो अगला है अब आपका, अगला जो आएगा अब आपका आएगा छठी अनुसूची। अगला जो टॉपिक है आपका छठी अनुसूची। 5वीं अनुसूची मैंने बता दी, अब अगली अनुसूची है आपकी छठी अनुसूची। 5वीं अनुसूची को याद करने का तरीका भी मैंने बता दिया है कि मध्य प्रदेश की जो पुरानी सीमा है उसके आधार पर क्या कर सकते हो, आप याद कर सकते हो इसको आसानी से। अब अगला है आपका छठी अनुसूची। छठी अनुसूची का क्या तात्पर्य है? छठी अनुसूची भी काय के लिए है? वो भी जनजाति कल्याण के लिए ही है। इसको बोलते हैं जनजातीय क्षेत्र। छठी अनुसूची का नाम है जनजातीय क्षेत्र, ट्राइबल एरिया। जैसे उसका शेड्यूल एरिया नाम था, इसका नाम क्या है आपका? ट्राइबल एरिया। ट्राइबल नाम से छुपा हुआ है कि ट्राइबल के कल्याण के लिए क्या करेगी, ये भी काम करेगी। तो दोनों में क्या अंतर रहेगा वो मैं बताऊंगा आखिरी में, दोनों में क्या अंतर है। दोनों का ही उद्देश्य जनजाति विकास एवं जनजाति क्या है, कल्याण को क्या करना है, बढ़ावा देना है। तो जो छठी अनुसूची है, इस छठी अनुसूची में जो जनजाति क्षेत्र है इसको भी अधिसूचित करने की शक्ति किसके पास है? सिर्फ उसी प्रकार इसको भी अधिसूचित करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति। अर्थात राष्ट्रपति संविधान की छठी अनुसूची में जिन क्षेत्रों को अधिसूचित करता है वो क्षेत्र क्या कहलाते हैं? आपके ट्राइबल एरिया कहलाते हैं। इसके लिए जो क्षेत्र है वो है आपका आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और चौथा है आपका दार्जिलिंग पर्वतीय परिषद, जो कि अभी लेटेस्ट 2006 में आई है। दार्जिलिंग पर्वतीय परिषद जो कि कहाँ पे आती है? दार्जिलिंग पर्वतीय परिषद वेस्ट बंगाल में। तो ये 4 वो हैं। इसको याद करने का शॉर्ट फार्मूला ये है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, अमेत्री मी। आज से आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, अमेत्री मी। और ये आखिरी का आपको याद अलग से भी कर सकते हो, दार्जिलिंग पर्वतीय परिषद। दार्जिलिंग हिल स्टेशन है, उसको याद कर लेना आप। तो अमेत्री मी दार्जिलिंग ऐसे भी याद कर सकते हो। तो ये 4 जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में जो जनजाति बाहुल्य जनसंख्या है उनके कल्याण के लिए क्या बनाई गई है? ये छठवीं अनुसूची बनाई गई है। यहाँ पर भी क्या है? राज्यपाल को क्या है? विशेषाधिकार है। राज्यपाल को यहाँ पर क्या है? स्पेशल राइट्स दिए गए हैं। क्या राइट्स हैं? कि सेंट्रल का कोई भी कानून या राज्य का कोई भी कानून बिना राज्यपाल की अनुमति के यहां पर लागू नहीं होगा। वहां पर भी ऐसे ही था। तो फिर कैसे होगा, यहाँ का कल्याण कैसे करेंगे? तो यहाँ के लिए भी एक परिषद बनेगी। इस परिषद का नाम दिया गया है जनजातीय जिला परिषद। जनजातीय जिला या ऑब्लिक इसको बोलते हैं स्वायत्त परिषद। जनजातीय जिला परिषद या जनजातीय स्वायत्त परिषद इसका नाम दिया गया है। इसके माध्यम से क्या करते हैं ये, इन क्षेत्रों में क्या किया जाता है? जनजातीय क्षेत्रों का क्या किया जाता है? प्रशासन पूरा संभाला जाता है। जनजातीय जिला परिषद है जो होती है, ये कितने सदस्य होती है आपकी? इसमें 30 सदस्य होते हैं। ये 30 सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। सबसे बड़ी बात, जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। ये अंतर आपको अब समझ में आ गया दोनों में। वहां पर क्या था? वहां पर मनोनीत हो रहे थे राज्यपाल के द्वारा। यहाँ पर क्या हो रहा है? ये 30 सदस्य जनता के द्वारा क्या है? निर्वाचित हो रहे हैं। और वहां की विशेषता ये थी
कि जनजाति सलाहकार परिषद थी वो सिर्फ जनजाति कल्याण के लिए काम कर रही थी। यहाँ पर ये कल्याण के साथ साथ, कल्याण व विकास के साथ साथ न्यायिक पावर भी इसे दिए गए हैं, न्यायिक शक्तियां भी इसे प्रदान की गई है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। और यहाँ पर इस क्षेत्र की ओर एक सबसे बड़ी विशेषता है कि राष्ट्रपति को प्रतिवेदन नहीं भेजना पड़ता। राष्ट्रपति को प्रतिवेदन नहीं भेजना पड़ता, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इन क्षेत्रों के लिए राष्ट्रपति को प्रतिवेदन नहीं भेजना पड़ता है। तो ये हो गई आपकी छठवीं अनुसूची है। तो छठवीं अनुसूची और सब पांचवी अनुसूची में डिफरेंस क्या है? तो राज्यों का डिफरेंस है। इसके अलावा यहाँ पर जनजाति जिला परिषद है या स्वास्थ्य परिषद है, वहां पर जनजाति कल्याण परिषद थी, वो 20 सदस्य थी जो कि मनोनीत हो रहे थे। ये 30 सदस्य है जो कि निर्वाचित हो रहे हैं। उनको सिर्फ विकास के कार्यक्रम दिए गए थे। इसमें विकास के साथ साथ जुडिशियल पावर भी इसे दिया गया है, ठीक है। इसलिए ये ज्यादा पावरफुल है, वो कम पावरफुल है, और उसमें लोगों की सहभागिता नहीं है। मनोनीत सदस्य उसमें भाग ले रहे हैं, यहाँ पर जनता की सहभागिता भी है। तो ये ज्यादा क्या हो गई है? पावरफुल हो गई। किसके कंपैरिजन में? पांचवी अनुसूची के कंपैरिजन में। तो ये आपका हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। थोड़ा सा कैमरे की सेटिंग थोड़ी बिगड़ गई थी इसलिए। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं अब। मैं चाहता हूँ कि जो फ्लैश लाइट चल रही है इसको बंद कर दिया जाए। चलिए अगला है पांचवी अनुसूची हो गई आपकी, छठी अनुसूची हो गई। अगला जो है आपका, अगला एक है अति लघु उत्तरी सवाल है। मात्र अति लघु उत्तरी अर्थात 2 लाइनों में या 20 शब्दों में इसका आपको क्या देना है? उत्तर देना है। अध्यादेश या क्या बोल सकते हो इसको आप? ऑर्डिनेंस। यदि ऐसा आ गया तो इसमें आप क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? अध्यादेश आ गया तो इसमें आप क्या लिखोगे? तो इसमें 2-3 बातें आपको मैंने बोला, जब भी अति लघु उत्तरी सवाल आता है तो उसमें प्रयास करना चाहिए कि 2 से 3 बातें हम क्या करें, उसमें इंक्लूड करें। तो इसका संबंध कहाँ से है? तो इसका संबंध संविधान के अनुच्छेद 123 से है। पहली बात तो आर्टिकल अनुच्छेद 123 में बात कही गई है कि जब संसद ना चल रही हो, संसद ना चल रही हो, तो ऐसी स्थिति में यदि कानून बनाना है तो कैसे बनाओगे? जब संसद चल ही नहीं रही और आज ही कानून बनाना है, अभी हाल कानून बनाना है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा? ऐसी स्थिति में डायरेक्ट राष्ट्रपति को क्या दी गई है? राष्ट्रपति को दी गई है शक्ति काय की? अध्यादेश लाने की। राष्ट्रपति अनुच्छेद 1, 2, 3 के तहत जब संसद ना चल रही हो तो सरकार क्या करती है? कैबिनेट, प्रधानमंत्री और कैबिनेट डायरेक्ट राष्ट्रपति से कानून पर क्या करवा लेती है? साइन करवा लेती है। ये जो कानून या ये जो अध्यादेश है, ये जो कानून या जो अध्यादेश है, इससे फिर इसकी जो अवधि होती है ये 6 माह वैलिड होता है। कितने माह वैलिड होता है? ये कानून जो है 6 माह क्या होता है? वैलिड होता है। 6 माह में इसे क्या करना पड़ेगा? 6 माह में इसे संसद से अप्रूव करवाना पड़ेगा। अप्रूव यानी पारित करवाना पड़ेगा लोकसभा से और राज्यसभा से। क्योंकि जो ऑर्डिनेंस या कानून बनाने का तरीका क्या होता है? लोकसभा में आएगा बिल, राज्यसभा में आएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा और फिर उसके बाद जाके कानून बनता है। तो हमने 2 प्रोसेस जो है लोकसभा और राज्यसभा वाले यहाँ पे स्किप कर दिए, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा अस्तित्व में नहीं है, चल नहीं रही है, संसद चल नहीं रही है। अस्तित्व में तो है लेकिन चल नहीं रही है इस समय। तो ऐसी स्थिति में यदि कानून बनाना पड़े तो प्रधानमंत्री और इसकी कैबिनेट राष्ट्रपति के माध्यम से क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। उस कानून की अवधि होती है 6 माह। ये आपका उत्तर अति लघु उत्तरी में हो गया। इसमें और यदि थोड़ा जोड़ना जाए कि यदि संसद जैसी प्रारंभ हो जाएगी तो फिर इसकी अवधि 6 माह ना रहकर कितनी रहेगी? 6 सप्ताह रहेगी। जैसे मान लो आज अध्यादेश लागू हुआ और 7 दिन बाद संसद चालू हो गई, तो फिर 6 माह इसकी अवधि नहीं रहेगी, फिर कितनी रहेगी? 6 सप्ताह। तो अधिकतम अवधि कितनी हो गई इसकी? अधिकतम अवधि हो गई 6 माह 6 सप्ताह।
जैसे 1 जनवरी को मान लो कोई अध्यादेश आया और 30 जनवरी को क्या हुआ, 30 जून को क्या हुआ, 30 जून को क्या हुई, संसद बैठी, तो 6 माह के पूरे हो गए। अब इसको इसलिए कितने 6 सप्ताह और क्या हो सकता है, ये वैलिड रह सकता है। ठीक है, जैसे संसद चालू होती है तो उसके 6 सप्ताह में इसको पारित करवाना अनिवार्य है। तो अधिकतम 6 माह और 6 सप्ताह में क्या होता है, ये पारित किया जा सकता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला टॉपिक करते हैं। अगला टॉपिक है विधि के समक्ष समानता के अपवाद क्या है। ऐसा सवाल आ सकता है अति लघु उत्तरी में, बिल्कुल, कि विधि के समक्ष समानता, आर्टिकल जो 14 है आपका, फंडामेंटल राइट्स है ना, विधि के समक्ष समानता, आर्टिकल 14, विधि के समक्ष समानता क्या बोलता है, विधि के समक्ष समानता कौन सा आर्टिकल में है, आर्टिकल 14 में इसका क्या है, वर्णन है। विधि का मतलब होता लॉ, विधि का मतलब होता कानून। कानून के समक्ष सभी व्यक्ति क्या हैं, समान है। जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, वंश के आधार पर, प्रजाति के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव कानून नहीं करता है। ये कहा गया है विधि के समक्ष समानता। लेकिन इसका अपवाद क्या क्या है, यानी कौन कौन से अपवाद है इसके एग्जाम, वो अपवाद आपको बताना पड़ेंगे। तो विधि के समक्ष समानता के अपवाद, विधि के समक्ष समानता के अपवाद क्या है। एक अपवाद है आपका राष्ट्रपति व राज्यपाल को प्राप्त विशेषाधिकार, ये विधि के समक्ष समानता का क्या है, अपवाद। अर्थात क्या, पद पर रहते हुए राष्ट्रपति और राज्यपाल के कार्यों की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। अर्थात राष्ट्रपति और राज्यपाल यदि पद पर है तो उसे आप न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते। अर्थात पद पर रहते हुए जो भी कार्य राज्यपाल या राष्ट्रपति करता है उसका न्यायिक पुनर्लोकन या जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। दूसरी बात कि कोई भी पद पर रहते हुए राष्ट्रपति और राज्यपाल पर दंडिक प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती, यानी क्रिमिनल ऑफेंस उस पर लागू नहीं होगा। और तीसरी बात, सिविल ऑफेंस में भी उसे 2 माह पहले क्या देना पड़ेगी, सूचना देना पड़ेगी। तो ये जो है स्पेशल राइट्स है जो कि नागरिकों को, भारत के 121 करोड़ नागरिकों को प्राप्त नहीं, सिर्फ राष्ट्रपति और राज्यपाल को ही प्राप्त है। कि पद पर रहते हुए किए गए कार्यों की जांच नहीं होगी, कोई क्रिमिनल ऑफेंस या दंडिक प्रक्रिया या दंडिक केस उस पर आप लागू नहीं कर सकते। और सिविल मामलों में भी उसे 2 माह पहले क्या देना पड़ेगी, आपको सूचना देना पड़ेगी। ये क्या है, आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता का क्या है, एक अपवाद है। अगला जो होता है, और एक और अपवाद होता है आपका कि जितने भी दूतावास होते हैं, जहां पर कौन रहते हैं, राजदूत रहते हैं, वो भी विधि के समक्ष समानता का क्या होते हैं, अपवाद होते हैं। अर्थात उनको भी क्या मिलते हैं, स्पेशल राइट्स मिलते हैं, है ना। यानी दूतावास जो हमारे देश में होता है, जैसे मान लो हमारे देश में दूतावास है किसका, अमेरिका का। कहाँ पर है, नई दिल्ली में। कहाँ पर है, नई दिल्ली में दूतावास है किसका, अमेरिका का। तो अमेरिका का मान लो वो जो दूसरा दूतावास है वो फैला हुआ है 5000 स्क्वायर फीट में। कितने स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, 5000 स्क्वायर फीट में वो दूतावास फैला है नई दिल्ली में। तो उस 5000 स्क्वायर फीट के दायरे में भारत सरकार या कोई भी राज्य सरकार, दिल्ली की राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, बिना अमेरिका की अनुमति के अंदर नहीं जा सकती। यदि दूतावास के कर्मचारी ने कोई क्रिमिनल ऑफेंस भी कर दिया तो भी गिरफ्तारी के लिए आपको अमेरिका से क्या लेना पड़ेगी, अनुमति लेना पड़ेगी। अर्थात ये जो दूतावास होता है ये उसकी आंतरिक सीमा कहलाता है, किसकी, अमेरिका की। भले वो हमारे देश में है, हमारे देश की जो आंतरिक सीमा होगी वो अमेरिका में होगी। अमेरिका की जो राजधानी होगी वाशिंगटन DC, वहां पर जो राजदूत भारत का बैठा है उसका जो 5000 स्क्वायर फीट का जो वो होगा क्षेत्र, वो हमारे देश की आंतरिक सीमा कहलाएगी। उन क्षेत्र पे हमारे देश के कानून लागू होंगे। तो इसी प्रकार ये दूतावास के कर्मचारियों पर भी क्या होता है, विधि के समक्ष समानता का वो लागू नहीं होता है। इसके अलावा यूएनओ कार्यालय में भी, यूएनओ जो है, यूएनओ का जो ऑफिस है न्यूयॉर्क में, है ना, वहां पर भी ये लॉ लागू नहीं होता है।
और इसके अलावा 39B और 39C, 39B और 39C। 39B में ऐसा होता है कि जो भौतिक संपदा होती है, भौतिक संपदा का मतलब यदि किसी जमींदार के पास बहुत सारी जमीन है ना, तो भौतिक संपदा, ये बोला गया आर्टिकल 39B में कि भौतिक संपदा का उपयोग इस प्रकार होना चाहिए कि समाज के सभी वर्गों को उसका क्या मिले, लाभ मिले, है ना। अब ये विधि के समक्ष समानता का उल्लंघन है। कोई व्यक्ति है, उसके पास जमीन है और आप उसकी जमीन छीन के किसको दे रहे हो, गरीबों में भी बांट सकती है सरकार। तो एक प्रकार से विधि के समक्ष समानता का क्या है, वो है। इसके अलावा 39C बोलता है, 39C बोलता है धन के केंद्रीकरण पर रोक। धन के केंद्रीकरण पर क्या लगाई गई है, रोक लगाई गई है। धन यदि इकट्ठा हो गया बहुत सारे लोगों के पास, तो सरकार क्या कर सकती है, ये विधि के समक्ष समानता नहीं चलेगी, उसका धन ले सकती है। जैसे बैंकों का सरकार ने क्या किया, राष्ट्रीयकरण किया, यानी प्राइवेट बैंक हुआ करती थी 1969 में, तो सरकार ने क्या किया, बैंकों का क्या कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया। उसकी पूरी संपत्ति सरकार ने अपने अंडर में कर ली। तो किसके तहत करी, 39C के तहत। 39C एक प्रकार से क्या कर रहा है, जो प्राइवेट बैंक के जो डायरेक्टर हैं उनके लिए तो क्या हो रहा है, विधि के समक्ष समानता का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। उनकी संपत्ति का क्या हो रहा है, राष्ट्रीयकरण हो रहा है। तो ये सब इसमें क्या है, अपवाद है। राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेषाधिकार, दूतावास के कर्मचारी, यूएनओ के कर्मचारी। इसके अलावा आपका 39B और 39C, राजा के प्रीवियस समाप्त कर दिए थे, है ना। जब भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उस समय वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, देसी रियासतों का क्या किया, एकीकरण किया। सभी देसी रियासतों को भारत में सम्मिलित किया। तो देसी रियासतों के राजाओं को क्या मिलती थी, पेंशन मिलती थी। अब सरकार का बहुत सारा हिस्सा जो पेंशन बांटने में ही चला जाता, तो सरकार ने फिर क्या किया, 39C धन के 39B और 39C का सहारा लेकर क्या किया, राजाओं के प्रीवियस क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। राजाओं की संपत्ति को भी क्या कर लिया, भौतिक संपत्ति को भी छीन लिया। इसके अलावा धन के केंद्रीकरण पर भी क्या लगाई रोक, उनकी संपदा, उनके हीरा जवाहरात, और उसको भी क्या कर दिया, उसका भी ट्रस्ट के माध्यम से क्या कर दिया, नेशनलाइजेशन कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया। तो यह आर्टिकल 14 का क्या है, अपवाद है। इस पे भी सवाल आपका आ सकता है लघु उत्तरी में 100 शब्दों में। तो 100 शब्दों में अब आसानी से अब आप लिख सकते हैं। पहले आपको बताना पड़ेगा आर्टिकल 14 के बारे में, विधि के समक्ष समानता क्या होती है, ठीक है, उसको समझाइए और उसके बाद फिर इसके अपवाद बताइए, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला है राज्यसभा की शक्तियां। राज्यसभा की शक्ति जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है। राज्यसभा की शक्तियां जो कि लोकसभा को प्राप्त नहीं है, इस पे बात करेंगे हम। ऐसी कौन कौन सी शक्तियां हैं राज्यसभा की जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं कि हम ऐसा सामान्य धारणा होती है बच्चों की कि लोकसभा तो बहुत पावरफुल है, राज्यसभा में तो चुने हुए जनता के प्रतिनिधि जाते ही नहीं, जो विधायक होते हैं वो लोग क्या चुनते हैं, राज्यसभा के सांसद। तो राज्यसभा के पास भी दो शक्तियां ऐसी हैं जो लोकसभा के पास नहीं है। कौन कौन सी है, तो एक है अनुच्छेद 312 या अति लघु उत्तरी में आ सकता है, और एक है अनुच्छेद 249। अब ये क्या बोलते हैं 312 ये बोलता है कि नई अखिल भारतीय सेवा की यदि स्थापना करना है, क्या करना है, नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना करना है। जैसे IAS हो गया, IPS हो गया, है ना, और इंडियन फॉरेन सर्विस हो गया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हो गया। इसी तरह की कोई नई अखिल भारतीय सेवा का यदि सृजन करना है तो वो शक्ति किसके पास है, राज्यपाल के पास। राज्यपाल क्या करता है, राज्यसभा के पास है। किसके पास है वो, राज्यसभा के पास है। बिना राज्यसभा की अनुमति के नए अखिल भारतीय सेवा का सृजन नहीं हो सकता। राज्यसभा अपने कुल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से नई अखिल भारतीय सेवा की क्या कर सकती है, स्थापना कर सकती है। 2/3 बहुमत से क्या कर सकती है, नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना की जा सकती है।
एक बात वो ये हो गई। अलग से अति लघु उत्तरी में ये भी आ सकता है, ये तीनों मिला के भी आ सकता है अति लघु उत्तरी में। अति लघु उत्तरी का अगला सवाल ये है कि 249 में क्या बोला गया है। तो 249 का जो संबंध है वो संबंध लगभग 7वीं अनुसूची जो है उससे मिलता जुलता है। संविधान की 7वीं अनुसूची कहलाती है सूचियों का बंटवारा या समवर्ती सूचियां जो है इसमें, अर्थात कानून कौन बनाएगा, किस विषय पर केंद्र कानून बनाएगा, किस विषय पर राज्य कानून बनाएगा, किस विषय पर दोनों मिलकर कानून बनाएंगे, और कोई ऐसी चीजें जो अचानक से आ गई उस पर कौन कानून बनाएगा, अर्थात बचे हुए विषय, अवशिष्ट विषय, उससे थोड़ा सा इसका संबंध है। तो कहने का मतलब ये कि 7वीं अनुसूची में बोला गया है कि कुछ कानून केंद्र बनाएगा, कुछ कानून राज्य बनाएंगे, कुछ कानून दोनों मिलकर बनाएंगे, और कुछ जो बचे हुए हैं उस पर कानून कौन बनाएगा, केंद्र बनाएगा। अर्थात केंद्र सूची होती है, राज्य सूची होती है, समवर्ती सूची होती है, और अवशिष्ट विषय रेजिडुअल सब्जेक्ट होते हैं। तो आर्टिकल 249 ये कहता है कि कोई राज्य सूची का ऐसा विषय हो जिसका केंद्रीय महत्व हो, कई राज्यों के लिए उसका महत्व यदि हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में राज्य सूची के विषय पर भी केंद्र कानून बना सकता है। और ये शक्ति किसको मिली है, राज्यसभा को मिली है। लेकिन यह कानून 1 साल तक के लिए क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। 1 साल तक के लिए क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। तो अर्थात क्या है 249 में कि राज्य सूची के विषय पर भी राज्यसभा क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। और इस कानून की अधिकतम अवधि कितनी रहेगी, आपकी 1 वर्ष रहेगी। इस कानून की अवधि कितनी रहेगी, 1 वर्ष रहेगी। इसका बच्चे सभी लोग आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला टॉपिक देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। अगला टॉपिक देखते हैं, सरकारी और गैर सरकारी विधेयक क्या होते हैं। छोटा सा अति लघु उत्तरी में सवाल आ सकता है, सरकारी और गैर सरकारी विधेयक क्या होते हैं। सरकारी और गैर सरकारी विधेयक, सरकारी व गैर सरकारी विधेयक। कोई चैट के माध्यम से कोई बच्चा बता सकता है क्या, शॉर्ट में कोशिश करें कोई लोग, चैट के माध्यम से यदि समझाने की कोई कोशिश कर सकता हो तो बताइए कि सरकारी विधेयक क्या होते हैं। सुमेधा अंजलि को छोड़ के कोई कोशिश करे, सुमेधा और अंजलि को छोड़ के कोई कोशिश करे चैट के माध्यम से कि सरकारी और गैर सरकारी विधेयक क्या होते हैं। आलोक, रिजर्वेशन भी अनुसूची 5-6 ये क्या लिख रहा है। सरकारी और गैर सरकारी विधेयक, सुमेधा और अंजलि को छोड़ के कोई बताने की कोशिश करें कि सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक क्या होते हैं। जल्दी से कोई ट्राई करो। आलोक, शबनम कुरैशी, आशिया खान, खोजे, राहुल खोजे, लोकेश, कोई बता सकता है क्या। चलिए, सुमेधा चौहान बताएंगी कि सरकारी और गैर सरकारी विधेयक क्या होते हैं चैट के माध्यम से। जल्दी लिखिए सुमेधा, सुमेधा जल्दी लिखो क्या होता है। सुमेधा चौहान बताएंगी सरकारी विधेयक क्या होता है, गैर सरकारी विधेयक क्या होता है। चैट के माध्यम से जल्दी बताइए। चलो सुमेधा जब तक लिखेगी जब तक मैं आपको बता देता हूँ कि सरकारी और गैर सरकारी विधेयक क्या होते हैं। तो सरकारी विधेयक वे विधेयक होते हैं जो कि मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किए जाए, विभाग के मंत्री के द्वारा क्या किए जाए, प्रस्तुत किए जाए। जैसे आपने देखा था गृह मंत्री अमित शाह ने अनुच्छेद 370 हटाने का जो विधेयक प्रस्तुत किया था वो खुद प्रस्तुत किया था, आपने देखा था। गृह मंत्री श्री अमित शाह ने खुद धारा 370 को हटाने का, तो वो विधेयक क्या कहलाएगा, आपका सरकारी विधेयक कहलाएगा। सरकारी विधेयक वह विधेयक होता है जो कि विभाग के मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और 99% जो विधेयक है वो इसी प्रकार संसद में लाए जाते हैं। ये भी ध्यान रखना कि 99% जो विधेयक हैं वो विभाग के मंत्री के द्वारा ही लाए जाते हैं, क्योंकि जैसे ही सरकार का गठन होता है सभी विभाग के मंत्री बन ही जाते हैं। अभी जैसे मध्य प्रदेश में स्थिति थोड़ी सी इस समय ऐसी चल रही है, अभी सभी विभागों के मंत्री नहीं बने, और इस समय यदि विधानसभा चालू हो जाए और सरकार को ऐसे कानून बनाना पड़े किसी ऐसे क्षेत्र के लिए जिसका कोई मंत्री ना हो, तो फिर विधायक को मजबूरी में क्या लाना पड़ेगा, कोई विधेयक
लाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थितियां बहुत कम होती है, इसलिए मैंने बोला 99% जो भी ऑर्डिनेंस है, विधेयक है, कानून है, उसका जो मसौदा है, उसका जो ड्राफ्ट है, जो कि विधानसभा में या संसद में या राज्यसभा में या लोकसभा में रखा जाना है, वो विभाग के मंत्री के द्वारा ही क्या किया जाता है, रखा जाता है। और कई बार मात्र 1% ऐसी स्थिति बन सकती है कि विभाग का मंत्री ना हो तो सांसद या विधायक जब उसका ड्राफ्ट जो है प्रस्तुत करेगा, यदि सदन में, है ना, ड्राफ्ट या मसौदा जो है प्रस्तुत करेगा किसका, विधेयक का, तो ये क्या कहलाएगा, आपका गैर सरकारी विधेयक कहलाता है। तो बहुत आसान सा इसका उत्तर था कि सरकारी विधेयक अर्थात वह विधेयक होता है जो कि विभाग के मंत्री द्वारा किया जाएगा, गैर सरकारी सांसद या विधायक के द्वारा प्रस्तुत किए जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अति लघु उत्तरी में अगला सवाल हम देखते हैं क्या होता है। अति लघु उत्तरी का अगला सवाल, निवारण निरोध किसे बोलते हैं, ऐसा आ सकता है 3 नंबर में। 20 शब्दों में से यदि आया कि निवारण निरोध क्या है, ऐसा यदि लिखा हुआ आ जाएगा निवारण निरोध, ऐसा यदि लिखा आ गया, इसका संबंध है संविधान के आर्टिकल 22(3) से इसका संबंध है। सबसे पहले यह मालूम होना चाहिए कि 22 आखिर है क्या। 22 ये बोलता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, अर्थात जो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है उसको संविधान ने कोई दिए हैं, कोई स्पेशल राइट्स दिए हैं, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण दिए हैं, जो 22(1) और 22(2) में है। लेकिन 22(3) एक बिल्कुल ही अलग है। 22(1) में क्या बोला गया कि गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार है। पहली बात कि गिरफ्तारी का कारण जानने का, मनपसंद वकील रखने का अधिकार है ना, जिस भी व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया उसको गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार है, मनपसंद वकील से परामर्श करने का अधिकार है। और तीसरी बात ये बोली जाती है कि ये जो निवारण निरोध कानून है ये बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को शंका के आधार पर भी क्या किया जा सकता है, शंका के आधार पर कि उसके द्वारा यदि अपराध घटित कर दिया जाएगा, इस आधार पर भी क्या कर सकते हैं, उससे गिरफ्तार कर सकते हैं। इसे ही क्या बोला जाता है, निवारण निरोध। अर्थात कुछ कानून, अधिकांशतः ऐसा होता है कि सभी नागरिकों को क्या मिला है, संरक्षण मिला है कि 24 घंटे के अंदर न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना है, न्यायालय में से प्रस्तुत करना है, गिरफ्तारी का कारण बताना है। पर निवारण निरोध के तहत किसी भी व्यक्ति को शंका के आधार पर क्या कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। जैसे कानून को बहुत सारे कानून बने, जैसे मीसा कानून है, आपका पोटा कानून है, आपका टाडा कानून है, आपका राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है। ये जो सब कानून है, इन कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को शंका के आधार पर क्या किया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है। वहां पर उसको गिरफ्तारी का कारण जानने का, वकील रखने का, ये सब उसको राइट्स नहीं मिलेंगे। डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, उसको गिरफ्तार कितने भी समय तक रख सकते हैं। तो ये कहलाता है आपका निवारण निरोध। निवारण निरोध यदि आएगा तो संविधान का आर्टिकल 22(3) में इसका वर्णन है, किसी भी व्यक्ति को शंका के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके तहत निम्न कानून बने, ये 4 नाम लिख देना। तो ये आपका अति लघु उत्तरी में क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो ये हो गया। अब आपके सवाल आप जितने भी थे कल अब बात करते हैं, है ना। कल अब हम बात करेंगे और आगे की ओर, आगे और अति लघु उत्तरी और लघु उत्तरी करेंगे, और 2-3 दिन और अब इसी तरीके करेंगे। फिर 4-5 दिन दीर्घ उत्तरी करेंगे, बड़े बड़े सवाल करेंगे 5-7 दिन। इस प्रकार बहुत जल्दी आपका ये पूरा मुख्य परीक्षा का जो पेपर है वो करीब करीब समाप्त हो जाएगा। जो ऑफलाइन क्लास है उसमें तो खैर ज़्यादा टाइम मिल जाता है, या ऑनलाइन में इतना टाइम नहीं मिल जाता, कोई लिखने का समय नहीं मिलता आप लोगों को। तो यहाँ सिर्फ समझना है आपको, समझ के और फिर लेक्चर को मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा, वहाँ से फिर आप नोट्स बना सकते हो देख के, है ना। धन्यवाद, जय हिंद।